नेपाली युवाओं के साथ अब पूरे देश का हो जाना इस बात का संकेत था कि सिर्फ होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के इस्तीफे से नहीं चलेगा, प्रधानमंत्री ओली को जाना होगा, तभी जाकर एक बड़ा बदलाव आ पाएगा नेपाल में। और याद रखिए, यह सिर्फ एक पार्टी हेतु या एक लीडर के खिलाफ प्रदर्शन नहीं था, पूरे सिस्टम के खिलाफ नेपाल के युवाओं का आक्रोश है। इस बात को आप समझ लीजिए कि कैसे ओली, प्रचंड और देउबा तीनों लीडर्स के घरों में आग लगा दिया गया है। ये तीन दिग्गज हैं जो नेपाल के पॉलिटिक्स से करता धरता रहे हैं, रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी मान लीजिए, लेकिन 30 सालों तक इन्होंने ही नेपाल पर राज किया है। लेकिन आज नेपाल का युवा कह रहा है, आप किसी भी पार्टी से हो, आप कोई भी बड़े नेता हो, बस हमें अब नई शुरुआत चाहिए। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे नेपाल के इस जेन जी रेवोल्यूशन का जो मेन प्रोटेस्ट का मुद्दा था, जो डिमांड था, वो क्या था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन तो एक चिंगारी थी, नेपाल में इससे और गहरी समस्याएं क्या हैं, ओली सरकार का रवैया कैसा रहा इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, वो बैकफायर क्यों कर गया, क्या मंत्रियों के इस्तीफे के बाद, प्रधानमंत्री के स्टेप डाउन करने के बाद शांति बहाली हो पाएगी, या फिर पार्लियामेंट जिस तरीके से आज जल रहा है और मुश्किलें आने वाली हैं नेपाल के लिए। क्या इन प्रोटेस्ट के पीछे कोई पॉलिटिकल हाथ है, कोई इंटरनेशनल विदेशी पावर है, या ये स्टूडेंट ड्रिवन, यंगस्टर ड्रिवन था, और क्या इस रेवोल्यूशन के बाद अब नेपाल श्रीलंका और बांग्लादेश के रास्ते जा रहा है। नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की खत्म हुए और नया संविधान लागू हुए अब 10 साल हो चुके हैं, लेकिन आम नेपालियों की जिंदगी में अभी भी कोई खास बदलाव नहीं आया है। इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी स्लो है, फॉर्मल सेक्टर में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ना के बराबर हैं, मजबूरन हर साल हजारों नौजवानों को, नेपालीज को देश से बाहर जाना पड़ता है रोजगार की तलाश में, और वहां भी कईयों को सिर्फ मीनियल जॉब्स ही मिल पाते हैं। इसके ऊपर जब लोग इतनी दिक्कत में हैं,